प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, हम आज के इस वीडियो में कक्षा 9 की अ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, इसमें हम सबसे पहले जो पाठ है इस जल प्रलय में इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये पाठ लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पाठ है। इस जल प्रलय में मित्रों, इस पाठ में ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। मित्रों, इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भी भुक्तभोगी रहे। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु जी ने अपने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन जो लेखक हुए हैं, उन्होंने अपने संपादित साक्ष्य जो पत्रिका जिसका वो संपादन करते थे, उस पत्रिका के नदिया की आग मित्रों, ये विशेषांक निकलता था उसमें। उस विशेषांक में इस जल प्रलय शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। मित्रों, पाठ का जो लेखक हैं पाठ के फणीश्वर नाथ रेणु जी, उनका जीवन परिचय थोड़ा सा हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उनके लेखक का परिचय जान लेना अति आवश्यक है। तो हमारे आज के जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 1921 और मृत्यु 1977 में हुई। तो 1921 से 1977 तक का इनका जो जीवन है वो कैसा रहा, तो छोटा सा हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ और स्कूली शिक्षा नेपाल में। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली के द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया है। प्रमुख कृतियाँ जो हैं मेला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे उपन्यास है, ठुमरी आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर कहानी संग्रह है और ऋण जन धन जल नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज हैं। मित्रों, ये जो हमारा पाठ है इस जल प्रलय में, ये हमारी कक्षा 9 की कृतिका पुस्तक का पहला पाठ है इस जल प्रलय में, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पाठ है। तो इस पाठ का अध्ययन हम अलग से वीडियो में करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, अभ्यास प्रश्न इस हिंदी के प्रश्न पत्र में इस पुस्तक से अभ्यास प्रश्न ही आते हैं, प्रश्न उत्तर आते हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा पुस्तक का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि बाढ़ की जब खबर सुनी लोगों ने तो वो किस तरह की तैयारियां करने लगे। तो उत्तर हो जाएगा
बाढ़ की खबर सुनकर लोग घरों में ईंधन, दिया सलाई, मोमबत्ती, आलू, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां और पत्र पत्रिकाएं एकत्र करके रख दिए लोगों ने। और क्यों रख दिए? जिससे बाढ़ के दिनों में उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो, अर्थात किसी भी चीज़ की कमी ना हो। चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है मित्रों कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? अब इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। लेखक बचपन से ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा है। इसलिए जब उसने सुना कि पटना के राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, राजेंद्र नगर आदि क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ गया है, तो वह बाढ़ के इस विकराल रूप को देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो उठा। अपनी इसी स्वभाव के कारण बाढ़ की सही स्थिति जानने के लिए लेखक अपनी आँखों से बाढ़ को देखना चाहता था। इसलिए वो लेखक बाढ़ के स्वरूप को देखने के लिए उत्सुक था। आगे प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 मित्रों कहता है कि सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से ज्ञात होता है कि लोग बाढ़ की विभीषिका से बहुत ही दुखी थे। वह बाढ़ की स्थिति को जानना चाहते थे, जिससे यह अनुमान लगा सके कि उनका क्षेत्र बाढ़ से कितना सुरक्षित है। क्या बाढ़ का पानी उनके क्षेत्र तक पहुंच सकता है या नहीं? अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, परीक्षा में आता ही आता है। आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, इसको याद करें। प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर देखेंगे। सबको अपने अंदर डुबोते हुए, तेजी से उफनते हुए बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यह बाढ़ का पानी जिस जिस क्षेत्र में पहुंच रहा था, वहां अपनी गति और तेजी से सबको डुबोते हुए आगे बढ़ रहा था। इसलिए इसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है कि आपदाओं से किस प्रकार से निपटा जाए, आप सुझाव दीजिए। तो हमारा जो सुझाव है वो यहाँ पर है, आपदाओं से निपटने के लिए हमें हमेशा सचेत और सजग रहना चाहिए। जैसे नदियों में गंदगी नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि से निर्मित वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना चाहिए, घरेलू कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, प्राकृतिक वनस्पतियों, जीव जंतुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस तरह से हम कुछ मदद कर सकते हैं आपदाओं से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? तो क्या मानसिकता थी लोगों की, उस पर यहाँ पर चोट की गई है, तो उसको हम देख लेंगे। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। इस कथन के माध्यम से लेखक ने उन लोगों की मानसिकता को बताया है जिनको केवल अपनी ही चिंता रहती है, जो दूसरों के दुख कष्ट की परवाह नहीं करते हैं। दानापुर जब बाढ़ के पानी में डूबता जा रहा था तो पटना के लोग इसे तमाशा समझकर देखने के लिए आने लगे। तो जब पटनिया बाबू यानी कि पटना के जो लोग हैं तमाशा देखने के लिए आ रहे थे,
तो अब जब दानापुर जब डूब रहा था तो पटनियन लोग जो है देखने भी नहीं आए। तो अब जब उन पर पानी का बाढ़ का प्रभाव हुआ पटना पर, तो लोग ये कहने लगे कि ये पटनिया लोग देखने भी नहीं आए थे। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा। उत्तर देखेंगे, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री में अचानक वृद्धि हो गई क्योंकि लोग पान वाले की दुकान पर लगे रेडियो से आकाशवाणी पटना द्वारा प्रसारित बाढ़ से संबंधित समाचारों को सुनने जाते थे। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि उस समय टेलीविज़न नहीं होते थे, रेडियो ही एक माध्यम था समाचार सुनने का। तो रेडियो पर वो जो है पान की दुकान पर जो रेडियो लगा था वहाँ पर समाचार सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे और पान भी खा लेते थे। तो इससे क्या हो गया, वहाँ पर भीड़ हो गई। समाचारों को सुनते हुए लोग पान भी खा लेते थे, जिससे पान की बिक्री भी बढ़ गई थी। जबकि हमारा प्रश्न है कि खरीद बिक्री उस समय बंद हो चुकी थी, उसके बाद भी पान की बिक्री बढ़ गई थी। वो इसीलिए बढ़ गई थी क्योंकि रेडियो पर वहाँ लोग समाचार सुनने जा रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? अब लेखक ने जो बताया उसी को हम यहाँ पर उत्तर देख लेंगे। जब लेखक को यह एहसास होता है कि बाढ़ का पानी उसके क्षेत्र या उसके इलाके में भी घुस सकता है, तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि गैस की क्या स्थिति है। पत्नी के उत्तर से लगता है कि फ़िलहाल अभी काम चल जाएगा। वह घर में खाद्य सामग्री, पढ़ने के लिए पत्रिकाओं, दवा, पीने का पानी इत्यादि चीज़ों का प्रबंध भी कर लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अवश्य आता है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है? यानी कि जो बाढ़ जहां पर आती है वहां पर कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? तो हम उत्तर देखेंगे, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बुखार, प्लेग, हैजा, मलेरिया इत्यादि बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो इस उत्तर को आप याद कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? तो हम उत्तर देखेंगे, जब डॉक्टर साहब ने नौजवान के साथ कुत्ते को ले जाने से मना कर दिया, नाव में बैठाने से मना कर दिया, तो नौजवान यह कहकर नाव से उतर गया कि अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। कहने का तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसके पीछे पीछे कुत्ता भी पानी में कूद गया। इस बात से यह ज्ञात होता है कि दोनों में एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह था, प्रेम था। यह बात प्रकृति में विद्यमान जीव जंतुओं के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाता है। कुत्ता और नौजवान प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा किए होंगे, उन्होंने ऐसा किया होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? तो ये हम उत्तर यहाँ से देखेंगे। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। इस कथन को कहने से पूर्व लेखक क्या सोचता है कि काश हमारे पास कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता तो मैं इस जल प्रलय को दृश्य श्रव्य माध्यम द्वारा स्मृतियों में सुरक्षित रखता। लेकिन जब वह साधारण बाढ़ को साक्षात जल प्रलय के रूप में बदलते देखता है तो उसे यह सोचकर संतोष होता है कि हमारे पास
इस जल प्रलय में बहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से यह इस कथन के माध्यम से लेखक अपने अंदर की हताशा, पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। लेखक कहता है कि अब अच्छा है हमारे ये जो इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है, अच्छा है हमारे पास बहने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारा सब कुछ बह जाता तो हमें बड़ा कष्ट होता, लेकिन उसमें भी हताशा और पीड़ा को व्यक्त किया गया है। मित्रों, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी समस्या या घटना का उल्लेख कीजिए। तो हम किसी भी घटना का उल्लेख कर सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। तो हम एक पुरानी घटना का यहाँ पर छोटा सा वर्णन करते हैं। मीडिया अक्सर चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से पेश करती है। इससे लोगों में खलबली मच सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह वाक़या हो सकता है जब पूरे भारत में गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया था। केवल उस समय केबल टीवी जब भारत में नया नया आया था और मोबाइल फ़ोन तो उस समय था ही नहीं। मोबाइल फ़ोन तब अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन पलक झपकते ही यह खबर पूरे देश में फैल गई थी कि गणेश भगवान जी दूध पी रहे हैं। मंदिरों के बाहर लोगों का रेला लगा हुआ था। लोग गणेश भगवान जी को दूध पिलाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दूध बेचने वालों की तो लॉटरी, ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉटरी निकल पड़ी थी। और कई टेलीविज़न चैनल बाकायदा वैज्ञानिकों को बैठाकर इस बात को समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि कोई देवी चमत्कार नहीं हो रहा था। कुछ चैनल वाले ऐसे भी थे जो केवल गणेश स्तुति द्वारा दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। फिर अगले दिन सब कुछ सामान्य हो गया, क्योंकि उसके बाद गणेश जी ने दूध पीना बंद कर दिया था। मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो हमारी देखी सुनी कौन सी आपदा है उसका वर्णन करना है। तो मित्रों, अभी तो हमारे देश में कोरोना का जो बीमारी है वो चली हुई है, तो उसी का हम यहाँ पे लिख देते हैं। मेरे द्वारा देखी सुनी आपदा कोरोना है, जो भारत देश के साथ साथ संपूर्ण देशों को भी अपनी चपेट में ले रही है। कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी की उत्पत्ति चीन से हुए व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आने से इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। इस बीमारी से अब तक पूरे विश्व में लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है और करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मित्रों, अब हम इस जल प्रलय में पाठ से कुछ अन्य प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस जल प्रलय में पाठ के अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं या कभी कभी पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो कि पाठ्य पुस्तक में नहीं है। पहला हमारा प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ का क्या संदेश है? ये प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसका क्या संदेश है? तो मित्रों, इस जल प्रलय में पाठ का संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को पारस्परिक सहयोग की भावना से रहना चाहिए। खुद समस्याओं से उबरने के साथ साथ दूसरों को भी समस्याओं से उबारने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। मित्रों, अगला प्रश्न हम देखेंगे। हमारा प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ का उद्देश्य क्या है? तो मित्रों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस जल प्रलय में पाठ का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सजग करना है। प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण का पता भी लगाना है। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक को बाढ़ से घिरने का पहली बार अनुभव कहाँ और कब हुआ था? तो उत्तर देखेंगे, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक को बाढ़ से घिरने का पहली बार अनुभव पटना में सन 1967 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि उस समय वहाँ
18 घंटे लगातार वर्षा हुई थी। मित्रों, अगला हमारा जो प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का गांव किस क्षेत्र में था? उत्तर हो जाएगा, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का गांव बिहार राज्य के ऐसे क्षेत्र में था जहां प्रतिवर्ष पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह सावन भादों में आकर वहां शरण लेते थे। मित्रों, अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था? तो इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म परती क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का तैरना जानता था। तो ये बताना है कि जल प्रलय जो पाठ है, इस पाठ में क्या लेखक तैरना जानता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण तैरना नहीं जानता था। अगला प्रश्न हमारा है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक किस रूप में कार्य किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता था। मित्रों, हम ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि पाठ्यपुस्तक में नहीं हैं, तो इनको भी आप ढंग से अच्छी प्रकार से याद कीजिएगा, जिससे कि आपको इनका लाभ प्राप्त हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक को प्रथम पुरस्कार कब और किस विषय पर मिला था? उत्तर हो जाएगा, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक को प्रथम पुरस्कार हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखने के विषय पर मिला था। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक के किन रिपोर्टाजों का नाम लिया गया है? तो उत्तर है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक के जय गंगा, डायन कोशी, हड्डियों का पुल रिपोर्टाज का नाम यहाँ पर लिया गया है। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने किन क्षेत्रों की बाढ़ विभीषिका का वर्णन किया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने पटना और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में आई प्रलयंकारी बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया है। आगे प्रश्न देखेंगे, इस जल प्रलय पाठ में राजेंद्र नगर के चौराहे पर मैगजीन की दुकानें खुली देखते ही लेखक के मन में क्या विचार आया? तो उत्तर देखेंगे, इस जल प्रलय में पाठ में जब लेखक राजेंद्र नगर चौराहे से गुजरा तो उसे मैगजीन की दुकान खुली हुई दिखी। लेखक ने सोचा कि एक सप्ताह की साहित्यिक पुस्तकें एक साथ खरीद लें। आगे प्रश्न देखेंगे, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने छत से देखकर क्या सोचा? तो उत्तर देखेंगे, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने बाढ़ की विभीषिका को देखकर यह सोचा कि यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता तो मैं उस दृश्य को रिकॉर्ड कर एक छोटी फिल्म बना लेता। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने बाढ़ पर क्या क्या लिखा। तो मित्रों, उत्तर देखेंगे, इस जल प्रलय में लेखक ने बाढ़ पर जय गंगा, डायन कोशी, हड्डियों का पुल आदि छोटे छोटे रिपोर्टाजों के साथ साथ अनेक उपन्यास भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में के लेखक कौन हैं? तो हमने शुरू में ही बताया पाठ पढ़ाते समय, इस जल प्रलय में जो पाठ है इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में
कि साहित्यिक विधा क्या है, कौन सी साहित्यिक विधा में ये लिखा गया है। तो मित्रों, इसकी जो साहित्यिक विधा है वो रिपोर्ताज है, रिपोर्ट लेखन के अंतर्गत आती है रिपोर्ताज। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, इस जल प्रलय में की जो साहित्यिक विधा है वो है रिपोर्ताज। अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित सूखा और बाढ़ पर आधारित रिपोर्ताज कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा सूखा और बाढ़ पर लिखित रिपोर्ताज का नाम है ऋण जल धन जल और इस जल प्रलय में। तो इस प्रकार इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो पूर्ण होते हैं। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं। इस जल प्रलय में जो पाठ है, कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो हम उनका अर्थ यहाँ पे जान लेते हैं। हमारा जो शब्द है वो है पनाह। तो पनाह शब्द का जो अर्थ है वो होता है शरण। तो अगला हमारा शब्द है परती। एक शब्द आया परती। परती का अर्थ होता है वह जमीन जो जोती बोई ना जाती हो। अगला शब्द है विभीषिका। विभीषिका का है भयंकरता, इसका अर्थ हुआ। प्लावित शब्द का अर्थ हुआ पूरी तरह से जल में डूबा हुआ। अनवरत शब्द का अर्थ हुआ लगातार निरंतर। और अनर्गल शब्द का अर्थ हुआ मनमानी विचारहीन। अनगढ़ बेढोल टेढ़ा मेढ़ा। स्वागोक्ति का अर्थ हुआ अपने आप में कुछ बोलना, अपने मन में कुछ बोलना। अस्पष्ट का अर्थ हुआ अस्पष्ट। गैरिक का अर्थ हुआ गैरवे रंग का। आच्छादित का अर्थ हुआ ढका हुआ। उत्कर्ण का अर्थ हुआ सुनने को उत्सुक। और आसन्न का अर्थ हुआ पास आया हुआ। धनुषकोडी का अर्थ हुआ एक स्थान का नाम है धनुषकोडी। उसके बाद बलवाही एक शब्द हुआ। बलवाही एक प्रकार का लोक नृत्य होता है। और एक्जिबिनिज्म का अर्थ होता है प्रदर्शनवाद। अंदाजा जो है उसका अर्थ हुआ अनुमान। जिज्ञासा का जानने की इच्छा। अबले का अर्थ हुआ अब तक। इलाका क्षेत्र को बोलते हैं। बालू रेत को बोलते हैं। और प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जब कोई आवाज़ बोलते हैं तो गूंज कर वापस आती है तो उसको बोलते हैं गूंज। रुदन होता है रोना। अवरोध होता है रुकावट। और कलरव होता है शोर। सशक्त का मतलब होता है तेजी से। लोप का अर्थ हुआ छिपाना। शने शनह का अर्थ हुआ धीरे धीरे। और अनुनय का अर्थ हुआ विनय प्रार्थना। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अपनी कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तक कृतिका से इस जल प्रलय में पाठ का जो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं उनका यहाँ पर हमने अध्ययन किया। यह पाठ फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पाठ है और इसमें बाढ़ का बड़ा ही भयंकर वर्णन किया गया है, प्रलयंकारी वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ध्यान लगाकर इनका अध्ययन कीजिएगा। अभी इस वीडियो की यहीं पर मैं समाप्ति करता हूं। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।